बिहार चुनाव के नतीजों ने एक हिसाब से धमाका किया। जो किसी ने कहा था वही हुआ ऐसा लग रहा है। किसी ने मतलब अमित शाह ने। उसी प्रकार से पूरा खेल चला है। अब बात यह है, बीजेपी लगभग अभी टॉप पर है। उसके बाद जेडीयू अभी तक दिखाई दे रही है। मतलब जेडीयू खुलकर उभरी है, बीजेपी भी बहुत ज्यादा ऊपर गई है और आरजेडी का तो एक हिसाब से बहुत डाउन आ गई है। लेकिन अब यह बात हो रही है कि क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा, और अगर बनाया गया तो क्या 5 साल तक बीजेपी उनको बर्दाश्त कर पाएगी? ज्यादा बातचीत अभी ना करते हुए सीधे शीतल प्रीत सिंह से जानेंगे कि क्या होगा इस चुनाव के बाद, नतीजों के बाद। वही करेंगे पूरा इसको डिकोड। शीतल सर। जी, देखिए, इन नतीजों पे हम और तुम बात कर रहे हैं। ये नतीजे एक चीज बताते हैं कि अब जो बीजेपी है देश में, जो मोदी शाह जी की जोड़ी है, जैसा उन्होंने कानून बना लिया है चुनाव आयोग के आयुक्तों को चुनने का, और उस कानून का प्रयोग करके जिस तरह का उन्होंने चुनाव आयोग बना लिया है, अब किसी भी राज्य में या किसी भी चुनाव में विपक्ष के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। और विपक्ष आज के दौर की जरूरतों के हिसाब से तैयार ही नहीं है। जो भारत में इस समय विपक्ष है, वो एक ऐसे चुनाव में जिसके नतीजे तुम्हारे सामने स्क्रीन पर हैं और लोगों के सामने हैं, ऐसे चुनाव में वो आखिरी रात तक सीटों की लड़ाई लड़ रहा था। अभी 10 सीटों पे, 12 सीटों पे या 9 सीटों पे फ्रेंडली फाइट चल रही थी। जिस चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया, इस चुनाव में वो 10 सीटों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, गोया उनकी सरकार बनने वाली है। तो ये गलतफहमी इसलिए होती है, खुद जिस सीट पे वो लड़ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री पद के दावेदार गठबंधन के, वो सीट भी बहुत मुश्किल से आगे पीछे हो रहे हो, कई राउंड में पीछे, किस राउंड में आगे चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में कुछ और कल्पनाएं थी, वो बिल्कुल अलग नतीजा दे रही हैं। कांग्रेस की हालत यह है कि वो 60 और 61 सीटों पे कथित लड़ाई लड़ रही थी और 5 सीटें तुम्हारा स्क्रीन दिखा रहा है। तो ये लोग आज की जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से न ये चीजों को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। कांग्रेस में थोड़ी बहुत इस बारे में मजाई है, लेकिन बहुत लेट है। जब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने इस तरह के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इस तरह का जब कानून बनाया, जरूरत विपक्ष के नाम से उस समय थी कि तुरंत उस कानून के विरुद्ध वो सड़क पे आते, क्योंकि संसद से उन्हें बाहर करके ये कानून पास करा लिया गया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को चुनाव आयोग में रख लिया, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत, जो उनके गृह मंत्रालय में ही काम करते थे। और इस चुनाव में हमारे गृह मंत्री सीसीटीवी बंद करके होटलों में बाकायदा सारा चुनाव संयोजन करते रहे, सबके सामने खबरों में। इस चुनाव में हमने देखा एसआईआर नाम की एक प्रणाली लाई गई, जिसको लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें तरह के आरोप हैं, जिसमें लाखों मतदाता बाहर किए गए हैं और जिसमें लाखों ही मतदाता जोड़े गए हैं अलग अलग तरीकों से, जिसमें हम हजारों मतदाताओं को डुअल वोटिंग करते हुए देख रहे हैं, जिनको ट्रेनों से, बसों से लाया गया है। तो अब इस तंत्र से, इस व्यवस्था से जो बीजेपी ने तैयार कर ली है, किसी विपक्ष को जीतना असाधारण है। अगर कोई विपक्ष इसमें भी जीत जाए तो असंभव है। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट बीजेपी ने करने का तंत्र डेवलप कर लिया है, और उसके पास दोनों तरफ सत्ताएं भी हैं, साधन भी हैं, और साधन साधारण नहीं है, वो भी असाधारण है। बीजेपी के पास पिछले 11 साल में 800 तो उसने नए ऑफिस बनाए, एक बड़ा ऑफिस कंप्लीट किया, और उसने, आरएसएस ने भी 300 इस बीच ऑफिस बनाए इन शहरों में, सब जगह। इस सब की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो 25,000 करोड़ से ज्यादा होगी। अभी एक खबर आ रही कि आरएसएस ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को 2.5-3 करोड़ रुपए अब तक पे कर दिए इसी साल। इस तरह की, अब वो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं अपनी छवि बचाने के लिए, संस्थाओं को कब्जे में लेने के लिए, और इंस्टीट्यूशंस को सफलता के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और वो सफलतापूर्वक राज्य दर राज्य कर रहे हैं। एक उनको सरल फार्मूला ये मिल गया है कि गरीबी और बेकारी से मारे हुए समाज को छोटा मोटा चुनाव में कैश दे दो, वोट ले लो। महिलाओं को कैश दे के वोट लेने की प्रणाली
जो मध्य प्रदेश से शुरू हुई उसने अभी बिहार में आंधी ला दी है। ठीक चुनाव के वक्त एक ऐसे चुनाव में जिसमें सब चीज उनके खिलाफ जा रही थी, एकाएक 10,000 रुपए का जुआ उन्होंने 1.5 करोड़ औरतों के सामने फेंका। कुल 5 करोड़ वोटर में से 1.5 करोड़ घरों में 10,000 रुपया पहुंच गया। आप नतीजा सामने देख रहे हैं। इसका नतीजा जिसने जिसने जहां जिस सरकार ने रुपया दिया है उसके पक्ष में गया है। ये विपक्ष ने भी इसका फायदा उठाया है। रुपया देके झारखंड की सरकार चुनाव जीत गई है, इसी तरह से महिलाओं को रुपया देके। अभी एक नया फार्मूला आ गया। तो इस तरह के फार्मूले आते रहेंगे और चुनाव प्रणाली में प्रबंधन की भूमिका धीरे धीरे राजनीति से ऊपर चली गई है। मैनेजमेंट इज द की, पॉलिटिक्स अब की नहीं बची है। और गरीबी, इश्यूज, बेरोजगारी, अशिक्षा, क्राइम सब नेपथ्य में चला गया है। दूसरे, तंत्र पर चूंकि पूरा कब्जा उनका है, मीडिया उनका है, हमारा विमर्श कोई विमर्श नहीं होता। जो विमर्श वो चाहते हैं वही उस शाम और उस सुबह उस रात बहस में होता है और उसी पर करनी पड़ती है। तो जब उन्होंने चाहा तो तब आपको उन्होंने इस 10,000 रुपए से होने वाले महिलाओं के प्रभाव पर बातचीत में घसीट लिया और बाकी का पूरा चुनाव जो है इसी बातचीत में चलता रहा कि इससे क्या हो रहा है, इस नीतीश जी का महिलाओं में ये है और वो है, फलाना ढिकाना। खैर, अब हम मुद्दे पे आते हैं। इस चुनाव के नतीजे ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी ने पिछली बार से अपनी ताकत और बढ़ा ली है और बीजेपी ने अपनी ही ताकत नहीं, अपने साथ वो जो रामविलास जी की पार्टी है जो उनके बेटे चिराग पासवान चला रहे हैं, उसको अब की वो पिछली बार विद्रोही करके उन्होंने लड़ाया था, अब की फोल्ड में लाए और फोल्ड में लाके देखिए उसको 21 सीटें वो 29 में से जीत रही है, जिसमें एक में उसका नॉमिनेशन भी खारिज हो गया था, 28 में 21। तो अब बीजेपी 86 आप दिखा रहे हैं, 21 ये दिखा रहे हैं और 4 और 3 अलग दिखा रहे हैं। तो इस तरह से 114-15 सीटें बिना नीतीश कुमार की पार्टी के बीजेपी के अपने हाथ में है और नीतीश कुमार जी की पार्टी के भी जो अध्यक्ष है संजय झा, वो आज से कुछ साल पहले तक बीजेपी के बहुत कुछ शोरगुल आ रहा है भाई। ये अंकुर शोरगुल कहाँ से? जी सर, जी शोर पीछे था, मना करता हूँ। जी सर, स्टूडियो में था। हाँ जी सर, बोलिए आप, अब नहीं आएगा। तो ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इस परिस्थिति में अब बीजेपी नीतीश कुमार को पूरे 5 साल क्यों बर्दाश्त करेगी? अगर वो अभी बर्दाश्त कर लेती है ज्यादा से ज्यादा तो यही उसकी बड़ी कुर्बानी होगी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। वो चाहे तो जेडीयू को आज तोड़ देगी और इतने एमएलए उसके पास आ जाएंगे कि वो प्रेम से सरकार बना ले। वो आरजेडी को भी तोड़ सकती है, वो कांग्रेस को भी तोड़ सकती है। उसके लिए तो कोई अब 10 सीट या उसे 114-15 पे तो वो है, मान लो 5-7 लोग चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, वो दबाव बना के नीतीश कुमार जी से आज नहीं तो 2 साल 2.5 साल बाद सत्ता में उनसे अपना हक मांग लेगी और उनको छोड़े भी रहेगी, उनको डरा भी देगी कि आप, मैं हट जाऊंगा तो आप टूट जाएंगे। क्योंकि अब तो नीतीश कुमार यदि चाहे भी तो अगर वो आरजेडी के साथ अलायंस भी करना चाहे तो उनका बहुमत नहीं होगा। गवर्नर जो है वो बीजेपी का ही है, कोर्ट्स में बीजेपी की ही चलती है, मीडिया बीजेपी का ही है, चुनाव आयोग बीजेपी का ही है, साधन संसाधन बीजेपी के ही पास है, केंद्र सरकार बीजेपी की ही है। तो अब सारा अपर हैंड बीजेपी का है। अब नीतीश कुमार इतनी सफलता पाने के बाद भी बीजेपी की मर्जी पे रहेंगे। ये आने वाले दिनों की एक सच्चाई है, जिस सच्चाई पर आज के इस कार्यक्रम में मैं चाहता था कि बातचीत हो, चुनाव के साथ साथ जो इस आज की परिस्थिति से पैदा हुआ है। अब तुम्हारा कोई सवाल हो तो बताओ। आपने सवालों के जवाब तो दे ही दिए, फिर भी वो सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लियर हो जाएगा। और किसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया या जो आपने बताया केवल वो मुद्दे 10,000 रुपए ये सब? देखिए, 10,000 रुपए की एक भूमिका है, लेकिन उससे बहुत बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की है। उससे बड़ी किसी की भूमिका नहीं है। ये 10,000 रुपए चुनाव आयोग चाहता तो ये बांटे नहीं जा सकते थे कि चुनाव के ठीक पहले आप ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते।
जैसा उसने तमिलनाडु में इसके पहले 2 बार किया है। पुरानी चलती हुई योजनाओं को चुनाव के दौर में रोक दिया है, लेकिन यहां उसने ऐसा नहीं किया और उसने चुनाव के दौरान भी वो रुपया बंटने दिया। उसने चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले एसआईआर नाम की एक एक्सरसाइज शुरू की, जिससे ध्रुवीकरण का काम हुआ, जो बीजेपी की बेस पॉलिटिक्स है। और उसमें नारे लगाए गए और कहा गया घुसपैठियों को हटाना है, और कुल 3 घुसपैठिए मिले। घुसपैठिए भी हैं कि नहीं पता नहीं अभी, कुल 3। लेकिन इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, इतनी पॉलिटिक्स उसमें हो गई। और उसके जरिए उन्होंने क्या किया, जो कहा जाता है, जो आरोप है फिलहाल, कि भाई 15-20 लाख 30 लाख उन्होंने विपक्ष के वोटर को काट दिया और 15-20-30 लाख वोटर बीजेपी के जो डुअल वोटर्स हैं उन सबको जोड़ लिया। अब ये सब खैर जांच के विषय है, कभी जांच इनकी होगी कि नहीं होगी, कोई जांच करेगा तो कौन करेगा, उसकी क्या प्रतिष्ठा है, ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का भी कोई जवाब नहीं है। तो मतलब ये परिस्थिति अभी तुरंत बदलने वाली नहीं है और न उसे बदल सकने की क्षमता हमें ये विपक्ष में मिल रही है, जो छोटी-छोटी बातों पर आपस में ही लड़ रहा है, जिसका कोई विचारधारात्मक ढांचा नहीं है और जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और जो संघर्ष के लिए सड़क पर भी नहीं है। तो इसलिए हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हम अभी सत्ता के संरचना में जो लोग शामिल हैं, उनके ही अंतर्विरोधों में जो चीज हमें नजर आएगी, उसी में हम बातचीत कर सकते हैं, उसी में चीजों को जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस नतीजे में है, यदि बीजेपी रहेगी तो जेडीयू की जरूरत को उसने लगभग खत्म कर दिया है और वो आने के दिनों में उनको इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि ये उसके लिए या तो मुख्यमंत्री को छोड़ दें और या फिर ऐसे समझौता कर लें कि 2 साल 2.5 साल आप 2.5 साल हम। ऐसी कोई परिस्थिति मुझे लगता है आने वाले दिनों में बनेगी। ये इस चुनाव के बिल्कुल हिसाब से नतीजा है। बिल्कुल, नतीजों का नतीजा शीतल जी ने बता दिया। अब नीतीश कुमार बीजेपी की मर्जी पे रहेंगे, जो कि नीतीश कुमार को इन्होंने घोषित तो किया बीच में, लेकिन अमित शाह और मोदी ने नाम नहीं लिया कि मुख्यमंत्री नीतीश को बनाया जाएगा। ये भी एक खेल था। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, और बाकी शीतल जी ने जो बताया कि क्या-क्या खेल हो सकता है। कुल मिलाकर अभी पूरे नतीजे आएंगे, उसके बाद वो सियासत शुरू होगी, जो अभी शीतल जी ने बताया। कुल मिलाकर हमारी बिहार सियासत पर नजर है। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।